हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम भाग 15 आज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पार्ट या भाग 14 और भाग 14 ए किया था। ठीक है, भाग 14 और भाग 14 ए एक बार रिकैप कर लेते हैं। भाग 14 में तो हमने यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बात की थी। तो आज हम यूपीएससी की संरचना और जो अभी वर्तमान स्थिति है, कौन कौन मेंबर्स है और ये कब ये बना, तो पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशन है, ये किस तरह से काम करती है ये अथॉरिटी, उसके बारे में आज हम जान लेंगे। इसके अलावा जो भाग 14 ए है, जो कि हमने कल आर्टिकल 323 ए और 323 बी पढ़ा। ठीक है, ये इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, 323 ए और 323 बी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, तो हमने कल जाना था इसके बारे में, या जो लास्ट क्लास था उसमें न्यायाधिकरण। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पार्ट जोड़ा गया था, 14 ए। इसके पीछे जो उद्देश्य था वो था कि जो विवाद होते हैं, ये हमने कल भी या लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो विवाद है उसका जो निपटारा है वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या इशू आ जाता है जब एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कर्मचारियों के अधिकारों या उनके अधिकार क्षेत्र के मध्य है, तो वो सीएटी यानी कैट का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, इस तरह के बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत। ठीक है, और 323 बी के अंतर्गत विशेष न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं, जो कि बात करते हैं आयात, कराधान जैसे विशेष परिस्थितियों के बारे में। ठीक है, तो ये हमने कल जाना था। ये 14th ए था, मैंने वहाँ पे 14th ए मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आपको दोबारा से बता रही हूँ। ओके, तो चलिए आज भाग 15 शुरू करने से पहले एक बार यूपीएससी पर नजर डाल लेते हैं कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग वो किस तरह से काम कर रही है और इसके पीछे जो इसका बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या रही है, वो सारी चीजें हम इसके बारे में अभी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस देखते होंगे कि जो चेयरमैन है उसके बारे में, कि अभी जितने भी रीसेंट चेयरमैन्स या रीसेंट चेयरमैन जो रिक्रूट हुए हैं या नियुक्त हुए हैं, अपॉइंटेड हुए हैं, तो वो कौन कौन है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे सीएजी है, चाहे यूपीएससी है, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी अगर यूपीएससी की बात करें तो अभी 35वां जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है उनको नियुक्त किया गया है, और वो अक्टूबर 2027 तक इस सीट पर रहेंगे, इस पद पर रहेंगे, और उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार, थोड़ा सा इनके बारे में बैकग्राउंड अगर इनका जानना है तो जान सकते हो कि 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं ये। केरला कैडर इनका रहा है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जरा यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी 1 अक्टूबर 1926 को सबसे पहले लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, ये अभी संघ लोक सेवा आयोग नहीं बना था। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, जब 1935 का संविधान या भारत सरकार अधिनियम आता है तब इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1935 में आकर इसका निर्माण होता है, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। तो इसी का ही एक तरह से ये बोल सकते हो कि ये आधार था लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर जो है वो है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, दिल्ली। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके पीछे जो सिद्धांत है या इसकी जो टैग लाइन है वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, संवैधानिक निकाय है ये, अखिल भारतीय सेवाएं और जो केंद्रीय सिविल सेवाएं हैं वो जितने भी इनके ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद हैं उनकी भर्ती कंडक्ट करता है यूपीएससी। ठीक है, इससे नीचे वाली यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां ये कंडक्ट नहीं करता, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, वर्तमान जो सदस्य हैं यूपीएससी के वो है 1+8। लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया था 1+9 या 1+10 हो सकता है ना, तो मैं उसमें कंफ्यूज थी। तो अभी मैंने जब पढ़ा इसके बारे में तो 1+8 से लेकर 11 तक कुछ भी हो सकता है नंबर। ठीक है, तो ये रहे हैं, मतलब इतना 1+ तो अध्यक्ष है, और जो सदस्य गण है 8 भी हुए हैं, 11 तक भी हुए हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, 1+8 है। ठीक है, तो जो 1 यानी कि अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, और जो ये 8 मेंबर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इन केस कभी आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ नहीं पता ना कि किसी भी तरह के अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो यूपीएससी में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसी तरह से अगर आप पीसीएस को टारगेट कर रहे हो तो उस स्पेसिफिक जो राज्य को आप टारगेट कर रहे हो तो वहाँ के जो एसपीएससी है यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके मेंबर्स को आपने याद रखना है, ध्यान रखना है।
और वहाँ पर आपको ईज़ी भी रहेगा याद रखना, क्योंकि वहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो नंबर्स में काफ़ी कम होते हैं, 2, 3, 4 इतने ही होते हैं, जबकि यूपीएससी में 1+8 है, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं क्विकली। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, सुमन शर्मा, विद्युत बिहारी स्वैन, संजय वर्मा, डॉक्टर दिनेश दासा, शीलवर्धन सिंह, सुजाता चतुर्वेदी और अनुराधा प्रसाद। देखिए, अनुराधा प्रसाद लेडी है, फीमेल है, सुजाता चतुर्वेदी और यहाँ पर है सुमन शर्मा, यानी कि 3 फीमेल स्टाफ है, 3 फीमेल मेंबर्स हैं, बाकी के 5 जो है यहाँ पर आपके मेल मेंबर्स हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल एक तो राज शुक्ला, ठीक है, एक विद्युत बिहारी, नाम भी काफ़ी डिफरेंट है तो आप याद रख सकते हो, संजय वर्मा काफ़ी कॉमन नाम है, डॉक्टर दिनेश दासा। अब दासा थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे दास तो सब लगाते हैं लेकिन दासा कोई कोई लगाता है। शीलवर्धन सिंह, ये भी डिफरेंट नाम है, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद या ध्यान में रह सकता है। अब शुरू कर लेते हैं पार्ट 15। तो पार्ट 15 बात करता है चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग के बारे में। आर्टिकल 324 से लेकर 329 इस पार्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, इन चारों क्षेत्रों के जो चुनाव हैं वो कंडक्ट कराते हैं चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग चुनाव कराते हैं, संचालन, निर्देशन और अधीक्षण इन चारों क्षेत्रों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चुनाव भारतीय चुनाव आयोग नहीं कराते हैं, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग नहीं कराता है लोकल गवर्नमेंट के चुनाव, ठीक है, वहां पर राज्य चुनाव आयोग कराता है, ओके, जो कि आर्टिकल 243 के में मेंशन है, ठीक है। यह भाग चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों को भी अधिकार देता है, यानी कि अगर कोई चुनाव से संबंधित कानून बनाना हो, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा के बारे में बनाना हो, संसद यानी कि दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो इनके बारे में अगर कोई भी कानून बनाना हो इनके चुनाव से संबंधित तो संसद बनाएगी, जबकि राज्य जो है वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत जो चुनाव आते हैं उनके बारे में राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, ये अधिकार मिलता है उनको, ठीक है, कहाँ से, पार्ट 15 से। अब हम एक एक आर्टिकल्स देख लेंगे, ठीक है, तो जितने 324 से 329 तक के आर्टिकल्स हैं बेसिकली वो उनको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है, वो स्थापित कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि स्थापना दिवस, ठीक है, या इलेक्शन डे कौन सा है, ठीक है, इलेक्शन डे या इलेक्टर्स डे कुछ भी बोल सकते हो, तो ये 25 जनवरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही सबसे पहले स्थापना होती है भारतीय निर्वाचन आयोग की। ये स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय के नाम से जाना जाता है, और आर्टिकल 324 से 329 इसके अंतर्गत आते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। तो अब बात कर लेते हैं जरा आर्टिकल 324 के बारे में। आर्टिकल 324 जो है वो राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय चुनाव का अधीक्षण, अधीक्षण यानी कि सुपर इंटेंडेंस, ठीक है, यानी कि ये देखता है, एक तरह से सुपरवाइज भी करता है, नियंत्रण भी करता है और निर्देशन भी सीधे तौर पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव पर भारतीय चुनाव आयोग का रहता है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करते हैं, तो इसके जो सदस्य और अध्यक्षगण हैं उनकी जो नियुक्ति है या भारतीय निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 325 की। आर्टिकल 325, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कि ये इसका पूरा जो गठन है या जो इसकी संरचना है वो आगे आने वाली स्लाइड में, ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर परेशान ना होइएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बता दिया कि नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 324 में मेंशन है कि भारत का एक भारतीय निर्वाचन आयोग होगा। अब यहाँ पर ये मेंशन मैंने कर दिया भारतीय निर्वाचन आयोग होगा, अब इसके बारे में हम जब लास्ट स्लाइड होगी उसमें सारा पढ़ लेंगे, जिससे कि आपका जो रिदम है आर्टिकल्स का वो ना टूटे, ठीक है। आप फटाफट ये याद रखोगे कि 324 बात करते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, और राष्ट्रीय और राज्य चुनाव का जो जिम्मा है वो भी भारतीय निर्वाचन आयोग को दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 बात करते हैं मतदाता सूची में नामों का जो समावेशन है यानी कि जोड़ना, और बहिष्करण यानी कि वहां से रिमूव करना, तो ये अधिकार देता है भारतीय निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 325, और ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिल जाता है, भारतीय नागरिकता आधार होना चाहिए,
समावेश करने के लिए भी भाई आपको पता है कि इलेक्टर्स रोल होता है ना? अगर आपने कभी वो वोट किया होगा तो आपका एरिया होता है, उस एरिया में एक इलेक्टर्स रोल आपको देखने को मिलता है चुनाव से जस्ट पहले। वो रिलीज़ करता है इलेक्शन कमीशन, जिसमें कि वहाँ उस एरिया के या उस बूथ के पोलिंग स्टेशंस होते हैं, ठीक है? तो पोलिंग स्टेशन जैसे मान लो आपका जो एसी है आपकी, उसमें 200 200 विधानसभा सीट है, अगर विधानसभा की बात करें तो। तो हर विधानसभा सीट का पोलिंग स्टेशंस होते हैं, ठीक है? तो उन 200 विधानसभा क्षेत्र में एक जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके कम से कम भी मान के चलो तो 400 के आसपास पोलिंग स्टेशंस हो सकते हैं, ठीक है? 200 से लेकर 400 के बीच में होते ही होते हैं, ठीक है? तो अब हर पीएस में जो आपका जो क्षेत्र है, आपका जो गाँव है, उसमें 2 पीएस भी हो सकते हैं। हर पीएस में मिनिमम 1000 के आसपास होते हैं, ठीक है? 1000 के आसपास होते हैं वोटर्स और वो 1500 तक हो सकते हैं। अगर 1500 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नया पीएस बन जाता है उनका, ठीक है? तो कम से कम 1000 मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 1500। तो हर पीएस में इतना होता है, यानी कि हर पोलिंग स्टेशन में। तो उसके लिए एक रोल आउट होता है जस्ट इलेक्शन से पहले। जस्ट इलेक्शन से पहले जो रोल आउट होता है उसमें मेंशन होता है कि यहाँ पर कौन-कौन इस पोलिंग स्टेशन के इलेक्टर हैं, ठीक है? मतदाता हैं। तो उस लिस्ट में आप चेक कर सकते हो अपना नाम कि मेरा नाम है कि नहीं है। और जो लिस्ट जारी होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है जो पिछली लिस्ट में या पिछले चुनाव में तो उनका नाम था और अगले में नहीं है, क्योंकि ये रिमूवल हो जाता है कई बार। इसमें फ़ॉर्म नंबर 6, फ़ॉर्म नंबर 7, ठीक है? 6 में भी 6A, 6B ये भरे जाते हैं। फ़ॉर्म नंबर 7 होता है, फ़ॉर्म नंबर 8 होता है। तो कई तरह के फ़ॉर्म्स होते हैं। तो जो 7 नंबर होता है वो डिलीशन के लिए होता है। अगर किसी ने भी आपके जानकार ने भर दिया है या मिसलीड कर दिया चुनाव आयोग को फ़ॉर्म भर के, ये यहाँ पर नहीं रहता है, शिफ्ट हो गए हैं ये, या अम, एक तरह से या मतलब उन्होंने अपना नाम खुद कटवा लिया या शादी हो गई है उस लड़की की, यहाँ से वो शिफ्ट हो गई है, उन्होंने कहीं और जाके अपना नॉमिनेशन या अपना क्या कहते हैं उसको, जो होता है ना वोटर कार्ड बना लिया है कहीं और का, ठीक है? यानी अपना वोट कहीं और बना लिया है। तो इस तरह की मिसलीडिंग चीज़ें अगर किसी ने आपके कर दी है, तो आपका वोट वहाँ से कट जाएगा उस पर्टिकुलर वोटर लिस्ट से, ठीक है? या इलेक्टर्स रोल से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि रिमूवल भी हो रहा है या इंक्लूजन भी होता है फ़ॉर्म नंबर 6 के द्वारा कि आप 18 प्लस हो गए हो, तो आप अपने फादर और मदर के बिहाफ़ पर इलेक्टर्स रोल में शामिल हो सकते हो फ़ॉर्म नंबर 6 फिल करके, ठीक है? तो इसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा जो आधार है वो होना चाहिए कि आप भारतीय नागरिक हो, ठीक है? भारतीय नागरिक के भी कई तरीके होते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पहले से ही इलेक्टर्स रोल में शामिल है तो आपका ईज़िली हो जाता है। अगर नहीं है, आप किसी नई जगह पे हो, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप 18 वर्ष आपने अवेल कर लिए होने चाहिए। 18 वर्ष से पहले आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो अधिकार क्षेत्र है आर्टिकल 325 देता है भारतीय निर्वाचन आयोग को। और भारतीय निर्वाचन आयोग जाति, नस्ल, मूल वंश, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वो भेदभाव सिर्फ कर सकता है, कब कर सकता है? जब हम आर्टिकल 326 की बात करते हैं कि वो यहाँ का निवासी नहीं है, ठीक है? यानी वो भारत का निवासी ही नहीं है, तो आप बेशक 18 वर्ष की उम्र है आपकी, ठीक है? तो आप यहाँ के भारतीय नागरिक नहीं हो, ठीक है? तो भी आप पात्र नहीं हो। आपकी चित्त विकृति यानी कि आप मेंटली डिस्टॉर्टेड हो, यानी कि आप में दिमागी संतुलन आपका खोया हुआ है बुरी तरह से, ठीक है? अपराध में शामिल हो, किसी ऐसे अपराध में पर्टिकुलर या भ्रष्ट या अवैध आचरण आपने कोई किया है जिससे कि आपको कोई सज़ा हो रखी है, तो आपको वोटिंग का अधिकार आपको नहीं होगा, है ना? तो इस आधार पर अगर आपको अयोग्य अ, ठहरा दिया गया है, तो आपसे ये बहिष्करण आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन जाति, नस्ल, मूल वंश, धर्म या लिंग के आधार पर आयोग आपको बहिष्कृत नहीं कर सकता है, ओके? फिर बात आती है आर्टिकल 326 की। आर्टिकल 326 एक तरह से कानूनी अधिकार देता है। ये कानूनी अधिकार है वोट करने का, ठीक है? तो हर व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में शामिल है, उसको अधिकार है कि वो वोट कर सकता है। तो वो आपको 326 जो आर्टिकल है, अधिकार आपको दे रहा है, ठीक है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करता है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको अधिकार है वोट करने का, सभी स्तरों पर। चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है? और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सिर्फ इसी आधार पर आपको अयोग्य अगर ठहराया गया है, तो ही नहीं है आपको अधिकार, अदरवाइज़ आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक है? अब यहाँ बात कर लेते हैं एक बार आयु के बारे में। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर 1988 तक
यानी कि 1950 से हमें मताधिकार, जब हमारा 1951 में इलेक्शन हुआ फर्स्ट, तब से लेकर 1988 तक जो उम्र थी मतदान करने की वो थी 21 वर्ष। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आया तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो 1988 में सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी जी लेकर आए थे ये संशोधन। तो आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित हुआ? तो वो परिवर्तित हुआ 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1988 में आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 327 की। आर्टिकल 327 बात करता है भारतीय निर्वाचन आयोग की व संसद की जिम्मेदारियों के बारे में। ठीक है, कि क्या जिम्मेदारियां होंगी निर्वाचन के टाइम पर। एक तो राष्ट्रीय चुनाव के संचालन में होगी, क्योंकि संसद जो है वो राष्ट्रीय चुनाव के बारे में बात करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे केंद्र के या लोकसभा के और राज्यसभा के चुनाव की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 327 बात करता है राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के बारे में। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, कि संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्वाचन के लिए या संबंधित निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए, निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करने के लिए उपबंध कर सकती है, कर सकेगी आर्टिकल 327 के अंडर। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है 328, 327 और 328 लगातार आपको याद रखने हैं। 327 जहाँ बात करता है राष्ट्रीय चुनाव की, आर्टिकल 328 बात करेगा राज्य के चुनाव के संबंध में। ठीक है, राज्य विधानमंडलों की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। 327 में किससे कर रहा है? संसद की भूमिका और जिम्मेदारी की बात करता है। ठीक है, जबकि 328 में बात कर रहा है राज्य चुनाव के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, और बाकी की जो चीजें वो 327 के ही इक्वलेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 329 की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चुनाव के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध यानी कि रोक लगाता है, कि न्यायालयों को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये बात करता है आर्टिकल 329। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है, तब तक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जब तक कि विशेष रूप से उनसे विचार देने का कोई आग्रह ना किया जाए। और ये आग्रह कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, वो पूछेंगे, निर्वाचन से संबंधित राय ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन वो आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तभी हस्तक्षेप। और ये डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता किसी भी न्यायालय का, प्रेसिडेंट जब उनसे आग्रह करते तभी होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आर्टिकल 329 से। फिलहाल ये निरसित है, यानी कि अभी ये नहीं है, ये था। और ये शुरू भी कब हुआ था? ये शुरू किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जब इंदिरा गांधी जी जो पीएम थी, तो उनके जब आपको पता होगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इनके जो चुनाव को या जो इनका जो निर्वाचन हुआ था पीएम का, वो कटघरे में था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए, उन्होंने पीएम और अध्यक्ष के मामलों में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध किया था। ठीक है, अब आपको पता ही है, जो भी 42वें में हुआ या जो भी इंदिरा गांधी जी ने प्रावधान किया, वो 1978 में उल्टा कर देते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके कई रीजंस थे, डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको पता है, क्योंकि 1975 में क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी। तो जब इमरजेंसी लगती है तो देश जो है वो डिक्टेटरशिप के अंदर अंदर आ जाता है एक तरह से ना। तो डिक्टेटरशिप के अंडर जो संविधान है उसको एक तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश करती है कोई भी सरकार। ठीक है, तो वो जो डाइल्यूशन हुआ, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें लोगों के भले के लिए नहीं थी, क्योंकि देखिए, अगर पीएम और अध्यक्ष के मामले अगर विशेष उपबंध के अंतर्गत अलग से लिए जाए तो ये तो सही नहीं है। पीएम क्या होता है? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं, है ना? ये आपने सुना होगा, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। इसका मतलब है जितने भी एमपी होते हैं, या जिनकी भी जो सरकार होती है, जिस भी पार्टी की, उनके जितने भी एमपी होते हैं जो सरकार में शामिल होते हैं, ठीक है, जो पार्टीज, वो सब इक्वल है। इवन जो विपक्ष है उनके एमपी भी इक्वल है, सभी एमपी इक्वल है, बस इनके पास थोड़ा सा पावर इसलिए आ जाती है क्योंकि ये मेजोरिटी में होते हैं। लेकिन इन सब में जो पीएम है वो भी एक एमपी ही है ना पहले तो उनका जो निर्वाचन है वो अलग कैसे हो सकता है ना? इसी तरह से जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर्स हैं वो भी कैसे अलग हो सकते हैं? वो भी तो एमपी ही हैं। तो उनके लिए जब विशेष उपबंध किया गया तो वो गलत था। तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उन्होंने यही आधार रखा कि ये गलत है, इसलिए उन्होंने इसको निरसित कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो अभी फिलहाल ये प्रावधान नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप सब्जेक्टिव पार्ट लिखो किसी भी पीसीएस का, तब आप ये मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह के आप जो निरसित हो चुके हैं और इस तरह से निरसित हुए। एक तो हुआ है कि उनकी जरूरत ही नहीं रही है, एक हुआ है कि प्रावधान किए गए थे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी अपने टारगेट को सेट करने के लिए, लेकिन बाद में वो चीज़ें सही कर दी गई। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा-सा देख लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। जो भारतीय चुनाव आयोग है, जो कि 324 में मेंशन है, उसी का ही ये एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एक तरह से उसका ही एक्सप्लोर कर रहे हैं हम उसे, ठीक है ना? एक्सप्लोरेशन है उसका 324 का, कि भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे हम। आपको 329 तक का पता चल गया? एक बार क्विक रिवाइज़ करना चाहते हो क्विकली? तो एक बार देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 300 जो 24 है वो बात करता है कि अ, देश में एक भारतीय निर्वाचन आयोग होगा। क्यों होगा? राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव के अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन के लिए, ठीक है? फिर बात आती है आर्टिकल 325 की। ये मतदाता सूची में नामों का समावेशन, बहिष्करण कर सकते हैं। भारतीय नागरिक और 18 वर्ष, जाति, नस्ल, मूल वंश, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बस जो आधार होगा वो भारतीय नागरिकता और 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आर्टिकल 326 जो है अधिकार देता है, कानूनी अधिकार देता है मत देने का। सभी वयस्क मताधिकार जो कि वोटर लिस्ट में शामिल है, सभी को अधिकार देता है वोट करने का। कोई बाहरी व्यक्ति या कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कुछ भी उनको रोक नहीं सकता, उनके वोट के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता अगर वो वोटर लिस्ट में शामिल है तो, ठीक है? तो ये अधिकार मिलता है आर्टिकल 326 से। आर्टिकल 327 बात करता है भारतीय निर्वाचन आयोग की और संसद की जिम्मेदारियों के बारे में, उसकी परिभाषा करता है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव के संचालन में होता है, ठीक है? यहाँ पर नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, उपबंध वगैरह ये कर सकता है संसद और चुनाव आयोग, ठीक है? वही सेम प्रावधान 328 में, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर। आर्टिकल 329 बात करता है कि न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने की, कि किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप सीधे तौर पर करने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 329 में मेंशन है। पर विशेष आग्रह अगर प्रेसिडेंट द्वारा होता है तो वो हस्तक्षेप कर सकते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है? 329 ए अभी निरसित है, अभी नहीं है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। भारतीय चुनाव आयोग, आपको जैसे कि पिछली स्लाइड में भी हमने बात की कि जो नियुक्ति है अध्यक्ष और सदस्यगणों की, वो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते नियुक्ति। पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चुनाव समिति होती है, ठीक है? पीएम अध्यक्षता करेंगे उस चुनाव समिति की और 3 सदस्य होते हैं उसमें। चुनाव समिति में कितने होते हैं? 3। ये तीनों मिलकर अध्यक्ष और जो बाकी के सदस्यगण हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। एलओपी यानी कि विपक्ष नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, और कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, और प्रधानमंत्री। तो इन तीनों के एक तरह से बहुमत से या आपसी सहमति से इनका चयन किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और मेंबर की, ठीक है? अब थोड़ी सी एक बार पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जो फर्स्ट भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे श्री सुकुमार सेन, ठीक है? सुकुमार थे बेचारे, ठीक है? सुकुमार कुमार थे, लेकिन वो भी सुकुमार, आपको ध्यान रहेगा। पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो मूलतः एक चुनाव आयोग था पहले। हमारा जब संविधान लागू हुआ तब सिर्फ एक मेंबर था, ठीक है? 16 अक्टूबर 1979 में, 79 80 नहीं 89, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, 79 89 तो 1989 तक 2 अतिरिक्त आयुक्त, मतलब तब तक एक थे। 16 अक्टूबर 1989 में 2 अतिरिक्त आयुक्त जुड़ गए, ठीक है? लेकिन 1990 में ये जो प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया? इसके पीछे एक रोचक तथ्य है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका कार्यकाल छोटा था यहाँ पर, काफ़ी कार्यकाल छोटा था। अभी 6 साल और 65 साल में से कोई भी पहले होता है तब तक, है ना? पहले ऐसा नहीं था। तो इनकी पुनःस्थिति बदल देते हैं और 1993 में दोबारा से 3 सदस्य हो जाता है, ठीक है? 3 सदस्य हो जाते हैं, यानी कि 2 अतिरिक्त फिर जुड़ जाते हैं, ओके? और अभी जो वर्तमान में है अध्यक्ष वो है श्री ज्ञानेश कुमार, आपको ध्यान रखना है, श्री ज्ञानेश कुमार। इनको तो आपने देखा होगा, इनसे पहले जो थे वो श्री राजीव कुमार थे, ठीक है? और जो 2 अतिरिक्त या कहें कि सदस्य जो हैं, अन्य सदस्य हैं, वो है सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ठीक है? आपको ध्यान रहेगा, सुखबीर सिंह संधू ये उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग के सदस्य भी रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के समान इनको दर्जा मिला हुआ है, चाहे रिमूवल का हो, चाहे वेतन का हो, चाहे सुरक्षा से हो संबंधित। ये सारी जो चीज़ें इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, ठीक है? रिमूवल जो है आपको पता ही है, 2/3 बहुमत दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए प्रस्ताव, तभी इनका रिमूवल संभव है, अन्यथा नहीं है। और रिमूवल के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा? या तो कदाचार या अक्षमता। अक्षमता दिवालिया हो सकते हैं वो, या दूसरा वो मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली वो काम करने के लायक नहीं है, अक्षम हो गए हैं, तो भी हो सकता है, तो भी लाया जा सकता है प्रस्ताव, ओके? जो कार्य है भारतीय निर्वाचन आयोग का, मुख्य कार्य जो है वो है मतदाता सूची तैयार करना,
राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह उनको प्रदान करना, आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना, जो इलेक्शन होते हैं उनसे इलेक्शन से जस्ट 1 महीने पहले 20 दिन पहले कब से ये आचार संहिता स्टार्ट होगी, तो उस दौरान आपको पता ही है कि नई पॉलिसीज़ को डिक्लेरेशन नहीं दे सकती सरकार। इसके अलावा अ, वो सरकारी तंत्र का मिसयूज़ नहीं कर सकती जो मौजूदा सरकार है, ठीक है? तो और भी बहुत सारी इनके नियम कायदे बनाए जाते हैं, हर साल ज़रूरत के हिसाब से ये बदलती रहती है लिस्ट, ओके? चुनाव संचालन कार्यक्रम कि कब कौन-सा किस क्षेत्र में चुनाव होगा, किन सीट्स पर होगा, कितनी सीट्स पर होगा। जब अभी आपको पता ही होगा बिहार चुनाव जो है होने वाले हैं, तो उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम है, वो अभी चुनाव आयोग ने बनाया हुआ है। इसी तरह से जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तभी भी कि किस क्षेत्र में या 1 महीने के लंबे टाइम तक हमारे देश में चुनाव चला था, किस क्षेत्र में कितनी सीट्स पर, किस राज्य में कब चुनाव होंगे, ये सारा जो कार्यक्रम है, ये बनाने का जो अधिकार है या जो कार्य है, वो भारतीय निर्वाचन आयोग का है। चुनाव के बाद अयोग्यता को डिसाइड करना भी इसका एक अतिरिक्त कार्य है। प्रेसिडेंट या गवर्नर को सलाह देते हैं, ये क्षेत्राधिकार इनका भारतीय निर्वाचन आयोग को मिला हुआ है, ठीक है? तो गाइस ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया आपका, ठीक है? तो पार्ट 15 भी कवर हो गया पूरा आज। पार्ट 14 का भी जो यूपीएससी का जो संरचना और गठन जो अभी जो करंट अपडेट्स थी वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। करंट में तो आपको पता ही है 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो अध्यक्ष बदलते हैं या सदस्यगण बदलते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ 1+8 थे और यहाँ पर 1+2 यहाँ पे श्री ज्ञानेश, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू थे, ठीक है? आपको याद रहेगा। और यहाँ पर जो 8 मेंबर्स हैं उसमें जो 3 थे वो फीमेल थे और जो मेल मेंबर्स थे वो 5 थे, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रहेगा आई होप। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 16, ठीक है? पार्ट 16 इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।